उस पत्र में मैंने लिखा कि पूरे देश में अगर कोई पिछड़ा हुआ जिला है वो हमारा फर्रुखाबाद जनपद है। डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वोट के लिए, लोग यहाँ बात कर रहे हैं अपनी जात के लिए, लोग यहाँ बात कर रहे हैं अपने अपने समाज के लिए। ज़्यादातर लोगों का एक कहना होता है कि जो नेता होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। जनता चाहे कितना भी चिल्लाती रहे, जब तक आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपनी सरकार तक आवाज नहीं पहुंचाएगा तब तक यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उनके ऊपर आपने जो करंट टाइम में पॉलिटिक्स के लीडर्स थे उनसे कुछ बात की थी? लोगों का मानना है कि सरकारें ऐसी आती हैं जाती हैं और ये सब ऐसे ही चलता है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, वो एक दर्द भरा दिन था मेरे लिए और उसमें अध जला सब लोगों ने गंगा में प्रवाहित कर दिया क्योंकि वो पूरा गीला हो चुका है। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। किससे रिलेटेड? जो एक्सप्रेस गंगा के लिए ही डिजाइन किया गया था वो सब गंगा नदी से आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की गंगा कुछ अलग गंगा थी। तो ये बता दिया गया कि यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं, इसलिए नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश की जो सुशासन व्यवस्था है, तरीके की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, योगी जी ने एकदम टाइट करके रखी। कोई क्राइम नहीं है। ये व्यवस्था अगर नहीं होती तो बिहार से भी ज्यादा बदतर राज्य बनता। लेकिन फर्रुखाबाद की जनपद को एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चायवेद बाबू पे। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं एक सोशल वर्कर और 2024 लोकसभा इलेक्शन के संभावित प्रत्याशी विकास राजपूत जी। नमस्कार विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। मैंने इस शहर को देखा ठीक। और मैंने देखा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक जनपद की एक दुर्दशा बोलेंगे, वो दुर्दशा इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे, लेकिन कोई उसको सुधारने वाला कोई नहीं था। तो जब मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, मैंने बोला कि ये सड़कें इतनी टूटी पड़ी हैं, एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, जो एक्सप्रेसवे आते हैं वो चले जाते हैं यहाँ से। बाढ़ के क्षेत्र में लोग परेशान हैं, कहीं धरने चल रहे हैं, कहीं हड़ताल चल रही है। तो किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो मेरे जो मिलने वाले थे, मैंने सबसे बात किया और तो उन्होंने बोला कि कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैंने कि कैसे होगा? तो कुछ लोगों ने बोला कि आप ही क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? तो मैंने बोला आवाज़ उठाने मैं उठा चुका हूँ। ठीक। जब एक्सप्रेस वे यहाँ सूचना आई थी कि एक्सप्रेस वे जाने वाला है, हमने 2019-20 में उसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब को। ठीक। लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं, कोई भी एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ कोई, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वो आवाज़ नहीं उठाई। उनका भी लोगों का ऐसा मानना था कि जनप्रतिनिधि जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा, जनता चाहे कितना भी चिल्लाती रहे, जब तक आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपनी सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंचाएगा तब तक यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चीज़ें बदल नहीं सकती। तो लोगों ने कहा कि आप स्वयं क्यों नहीं करते हो? आप एक समाज सेवी के नाते सरकार में आइए, अपनी चीज़ें बताइए, अपनी जनता की आवाज़ को उठाइए। तो इसमें बस उसी भाव से फिर मैं आया और मैंने इलेक्शन की तैयारी करी और लोगों के बीच में मिलना शुरू किया, लोगों की समस्याओं को सुना। यही मेरा स्टार्टिंग था। तो जो आपने मेजर इश्यूज देखे अपने डिस्ट्रिक्ट में, उनके ऊपर आपने जो करंट टाइम में पॉलिटिक्स के लीडर्स थे उनसे कुछ बात की थी? मैंने सभी से बात किया, ऑलमोस्ट सभी से बोला, लेकिन सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये सब ऐसे ही चलता है। अच्छा। लोगों का मानना है कि सरकारें ऐसी आती हैं जाती हैं और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। नहीं है ना। आप देखिए ना, आप पूरे जनपद में आप एक भी ऐसा पॉलिटिशियन मुझे बता दीजिए जो डेवलपमेंट की बात करता हो। एक भी, किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का एक मुझे लीडर बताइए जो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा हो। यहाँ पे लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वोट के लिए, लोग यहाँ बात कर रहे हैं अपनी जात के लिए, लोग यहाँ बात कर रहे हैं अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने समाज के वोटों के लिए, कैसे उनको साधा जाए। ठीक। और कैसे मैं उनका नेता बन पाऊँ। लोग उसकी बात कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता, कोई सुधार की बात नहीं करता। कुछ सामाजिक संगठन है सुधार की बात करते हैं, तो उनके अलावा कोई भी नहीं। कोई नेता बताइए मुझे, किसी भी पार्टी का कोई नेता हो फर्रुखाबाद जनपद में जो आपसे ये कहता हो कि नहीं मैं नेता बनूंगा तो मैं ऐसा कार्य करूंगा,
वो सिर्फ वोट की राजनीति करता है। आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दावेदारी करते हैं। लोग जब इलेक्शन टाइम आता है तो आप देखते हैं, चाहे वो विधायकी का इलेक्शन हो चाहे सांसदीय का इलेक्शन हो, आप देखेंगे बहुत सारे लोग होर्डिंग पोस्टर लगा देते हैं। होर्डिंग पोस्टर लगाने से आप जनता के बीच में दिख तो सकते हैं कि आप नेता बनना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भाव क्या है, आपके अंदर विचार क्या है। नेता बनना बहुत आसान है, कुर्ता पहन लीजिए, पार्टी का झंडा लगा लीजिए और नेता बन गए। लेकिन नेता बन के करोगे क्या, सबसे बड़ी बात वो लोगों के अंदर नहीं है। लोग करना कुछ नहीं चाहते। मैं नेता बनना चाहता हूँ, मुझे पद मिल जाए, मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाऊं, मुझे पद मिल जाए, मैं प्रधान बन जाऊं, लेकिन क्या करना है वो समझ में नहीं है लोगों को। तो आपके हिसाब से जो एक्चुअल लीडर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? मेरे हिसाब से लीडर वही होता है जो अपने जनता की जो समस्याएं हैं उनको पूर्ण समाधान दे। अगर मान लीजिए कोई प्रधान है और गांव में गलियों की समस्या है, नालियों की समस्या है, तालाबों की समस्या है, तो उनको संपूर्ण समाधान क्यों नहीं मिल रहा है? प्रधान का दायित्व है ये कि पूरा समाधान दे उनको। लोगों की अक्सर शिकायतें रहती हैं कि गांव में लाइटें नहीं लगी हैं, नालियां नहीं बनी हैं, टूटी सड़कें हैं, बरसात के दिनों में बच्चे पानी से निकल के जा रहे हैं। तो ये चीजें कौन देखेगा? गांव की जनता तो भोली वाली जनता होती है। उसने आपको प्रधान बना के चुना है, तो प्रधान का दायित्व है, प्रधान के जो एक कार्य रहता है तो वो यही है ना कि नाली को सही कराना, अपने सीनियर्स को बताना कि भाई हमारे ग्राम पंचायत के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जब छोटे तबके से लेके जब हमारे गांव सुधरेंगे तभी आगे तक का विकास होगा। किसी भी जनपद का विकास हो, चाहे राज्य का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट वो होता है अपने गांव से। पहले अपने गांव की समस्या को सुनो। ठीक। मैंने इस जनपद के लिए, मैं बताऊं आपको, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। किससे रिलेटेड? मैंने इस जनपद के डेवलपमेंट के लिए। तो मैंने उसमें ये नहीं लिखा कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप डेवलपमेंट करा दीजिए। मैंने उनको 10 पेज का एक पत्र लिखा। उस पत्र में मैंने लिखा कि पूरे देश में अगर कोई पिछड़ा हुआ जिला है वो हमारा फर्रुखाबाद जनपद है। और मैंने उनको लिखा, मैंने कि किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, चाहे वो इंडस्ट्री के सेक्टर में हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में हो, चाहे यहाँ की रेलगाड़ियों के लिए हो, चाहे हवाई जहाज के लिए हो, कुछ भी हो, कोई भी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में आप उठा के ले दिए, फर्रुखाबाद सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है इस पूरे मतलब इंडिया में। तो मैंने जब उनको पत्र लिखा तो कई सारे लोगों ने कई सारे डिपार्टमेंट से, जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखो तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो गया, सर्कुलेट हुआ। मेरे पास एक कॉल आई यहाँ के PWD डिपार्टमेंट से। तो वो बोलते हैं, कोई जेई साहब थे, तो बोलते कि साहब आप चाहते क्या हो? मैंने कि आप क्या चाहते हो मेरे से वो बताइए। तो वो बोले कि साहब आपका एक पत्र मिला है, प्रधानमंत्री कार्यालय से आया हुआ है हमारे पास, फॉरवर्ड होते हुए नगर विकास मंत्रालय से। तो बोले इसमें करना क्या है? तो मैंने कि क्या लिखा है उस पत्र में? बोला ये तो लिखा है कि जनपद का विकास नहीं हुआ है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने कि बहुत सारे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं उसमें, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पॉइंट्स हैं। तुम्हारे पास आया था तो तुम देखो उसमें क्या पॉइंट्स है। बोले साहब आपने बहुत सारे जिक्र करे हैं कि सड़कें चौड़ी हैं, मतलब स्पेस तो है लेकिन उसको भी डिवाइडर नहीं युक्त नहीं बनाया जा रहा है। भाई ये सातनपुर मंडी रोड है, ये चौड़ी है, बहुत स्पेस पड़ा हुआ है, कहीं आपको अतिक्रमण हटाने की जरूरत नहीं है, तो इसको तो चौड़ीकरण करना चाहिए ना। तो बोले मैं क्या करूं सर? मैंने लिख के भेज दो। बोला हमारे पास तो बजट नहीं है। तो मैंने यही लिख के भेज दो, बजट नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं साहब मैं लिख देता हूँ कि इसमें जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। मैंने लिखा कि गाँव को सोलर युक्त बनाना चाहिए। मैंने लिखा कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनको मॉडल गांव के रूप में हम लोग कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको देख के बाकी लोग सुधरेंगे। ठीक। तो कुछ ग्राम सभाओं के हमने नाम दिए अलग अलग जगह के पूरे जनपद में। मैंने कि एक एक विधानसभा में कम से कम 5 ग्राम सभाएं ऐसी होनी चाहिए जो मॉडल ग्राम सभा के रूप में जानी जाए। ठीक। और वो पूरे गांव सोलर युक्त होने चाहिए। सोलर पावर से वो पूरा गांव चलना चाहिए। सोलर का हम इतना प्रचार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऐसे ही होगा। यहाँ पे एक्सप्रेस वे चले गए हैं लेकिन लिंक एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, तो उसमें और क्या सुधार हो सकते हैं उसकी आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने मांग रखी थी। जब आपने एंट्री की थी पॉलिटिक्स में एज अ सोशल वर्कर या एज अ पॉलिटिशियन, मेजर जो आपने स्ट्रगल्स थे वो क्या फेस किए थे?
देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस नहीं कर रहा लाइफ में। और मैं बताऊं आपको, जब मैं कॉलेज में था तो मैं 2002 की बात बता रहा हूँ। ठीक। 2002 में मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट था मध्य प्रदेश के गुना एक्सीलेंस स्कूल में। और वहाँ पे मैंने पहला इलेक्शन लड़ा और मैं जीता था। विद्यार्थी परिषद से शुरू से बचपन से जुड़ा रहा मैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2004 में बीजेपी का मंडल मंत्री के रूप में यहाँ पे बड़पुर मंडल में मैं कार्य करता था। ठीक। एक मंडल मंत्री के छोटा पद होता है, तो मैं मंडल मंत्री था। 2004 से लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ आज तक जुड़ा हूँ। और जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ पे मैंने पार्टी के साथ कार्य किया। मैं दिल्ली में रहा तो दिल्ली में पटपगड़ी विधानसभा में रहा, आरकेपुरम में रहा, रामाकृष्णापुरम में विधानसभा में रहा। और उसके बाद जब मैं अपने जनपद में आया तो 2023 से लेके अभी तक की ये जर्नी रही है उस तरीके से। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। चीज़ें, लोग बदलते दिखते हैं। ठीक। लोगों का आज की डेट में रवैया क्या है, उस टाइम रवैया क्या था। जब आप पॉपुलर होते तो बहुत सारे लोग आते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है साथ देने का तब फिर उनके बारे में असलियत पता लगती है कि लोग कैसे हैं। ये सब सारी चीज़ें फेस करी हैं लाइफ में, तो बदलते हुए लोगों को देखा है, बदलते हुए वक्त को देखा है। ज़्यादातर लोगों का एक कहना होता है कि जो नेता होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। इस चीज़ को कभी फेस किया है आपने? देखिए, नेता सारे एक जैसे होते हैं, वो किस बेस पे बोल रहा है ये डिपेंड करता है। भाई ज़्यादातर लोग किस बेस पे बोल रहे हैं। भाई फ़ोन नहीं उठाते नेता, लोग तो इसी बात पे ही रहते हैं कि फ़ोन नहीं उठाते। ठीक। मेरा आज भी वही नंबर है जो मैंने इलेक्शन के टाइम पे यूज कर रहा था, और आज भी वही नंबर यूज कर रहा हूँ। ठीक। और मैं फ़ोन उठाता हूँ लोगों का। ऐसा नहीं कि मैंने चंद दिनों के लिए राजनीति के लिए आया था मैं और फ़ोन उठाना लोगों का बंद कर दिया। आज भी जितने लोग उस नंबर से कॉल करते थे, जो मेरे पोस्टर में नंबर लिखा हुआ, वही मैं नंबर अपने पास रखता हूँ। किसी दूसरे आदमी को नंबर नहीं दे के रखा है कि भाई नेताजी आज घर पे नहीं। तो मैं वही कार्य कर रहा हूँ। लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ, लोग कैसे बदलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। भाई मैंने यहाँ की जनता से जुड़ने के लिए अपना स्वयं का ये कार्यालय बनाया है। तो मैंने लोगों से बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए ये कार्यालय बनाया है, न कि पार्टी के कार्यालय में जाके मैं बैठूं लोगों से मिलूं। भाई पार्टी का कार्यालय तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, वहाँ के लोगों के लिए है। क्योंकि मैं पार्टी का पदाधिकारी तो हूँ नहीं कोई, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हूँ। तो मैंने पर्सनल अपने यूज के लिए एक कार्यालय बनाया, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए ये कार्यालय बनाया। तो उस तरीके से कार्य कर रहा हूँ जनपद में। जब आप अपनी पब्लिक से मिलते हैं तो ऐसी मेजर कौन सा इशू होता है जो जनरली जितने भी लोगों से आप मिले हो आपने वही चीज़ सोची हो कि हाँ एक ये ऐसा मेजर इशू है जो सारे लोग फेस कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग, क्योंकि मैं लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र है और अलग अलग जगहों पे लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। ठीक। अब जैसे हम अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या। ठीक। हर साल वहाँ बाढ़ आती है, लोगों की समस्याएं रहती हैं, लोगों की अपेक्षा रहती है कि भाई नेताजी आए तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, कुछ हमारे लिए बात करेंगे, आगे हमारी बात को पहुंचाएंगे। लेकिन जो कि मैं आपको बताया कि मैं सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं लोगों के लिए लिखता हूँ, जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। लोगों के लिए मैंने जितना मतलब मेरे बस का था वो मैंने किया आज तक और करता रहूँगा, जीवन भर जब तक हूँ तब तक करता रहूँगा। अमृतपुर का मैंने बात बताया आपको कि बाढ़ की समस्या है, लोगों को एक बांध की आवश्यकता है वहाँ पे। ठीक। और बांध एक स्थायी समाधान है उनके लिए। बहुत सारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होने से बच जाएगा और मुझे लगता है कि सरकार को उसको देना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे विधायक जी का मैंने स्टेटमेंट सुना था, तो उन्होंने बताया, माननीय सुशील साग जी ने, कि स्वीकृति हुई है बांध के लिए और जल्द बनेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको बताएं कि आपको उस क्षेत्र में जब
हम अभी बरसात के दिनों में जब हम गए तो जो हमारा ब्रिज है, पांचाल घाट का जो ब्रिज है, उसके उस तरफ गंगा पार के क्षेत्र के लोग जो आते हैं, चाहे हरदोई से हों, चाहे हरपालपुर से हों, इधर से अमृतपुर से हों, और कई दूर दूर जगह से लोग अपने एक अंतिम संस्कार के लिए जो लोग लेके आते हैं मृत लोगों को, उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं वहाँ पे, एक भी अंत्येष्टि स्थल नहीं है वहाँ पे। ठीक। तो मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई थी। जब मैं वहाँ गया, मैं बारिश में निकल रहा था, तो मैंने देखा लोग बारिश में अपने अंतिम संस्कार कर रहे थे अपने परिजनों का। और वहाँ बारिश में जब बारिश होने लगी तो उसमें लोग क्या लकड़ियाँ गीली हो गई। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, वो एक दर्द भरा दिन था मेरे लिए। और उसमें अध जला सब लोगों ने गंगा में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि वो पूरा गीला हो चुका था, आग बुझ चुकी थी वहाँ पे, क्योंकि उनके लिए कोई अंत्येष्टि स्थल ही नहीं है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा जनपद, और आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर अंत्येष्टि स्थल नहीं बना सकते तो हम क्या कर रहे हैं? हम किसके जनप्रतिनिधि हैं? मतलब लोगों को सोचना चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? मैंने एक लोगों से बात की जब उसके लिए, तो बोले साहब हमारी विधानसभा नहीं लगती, वहां सदर विधानसभा लगती है 400 मीटर आगे तक। मैंने कि लेकिन सदर विधानसभा आपकी लगती है 400 मीटर आगे तक, तो सदर विधानसभा वाले तो इधर बनाए रखे हैं, लेकिन लोग परेशान आपकी विधानसभा के लोग हैं। भाई अमृतपुर विधानसभा हो, हरपालपुर, सभाजपुर हो, विधानसभा के वो लोग हैं, गंगा पार के लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे। तो लोगों के विकास के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए विधानसभा चूज नहीं करनी चाहिए। जहां जो हो सके वहां वो कार्य कराना चाहिए। लोग कहीं मर रहे हैं, आप बॉर्डर ढूंढ रहे हैं वहां पे। लोगों को समस्याएं हो रही हैं, आप बॉर्डर ढूंढ रहे हैं कि मेरी विधानसभा का बॉर्डर नहीं, भाई मैं कैसे करूं? तो ये सब चीजें कार्य होने चाहिए। आपको बताया कि अलग अलग जगह जाके लोगों ने, बहुत सारे लोग, यहाँ प्रधान लोग भी आए, बोले साहब अंत्येष्टि स्थल नहीं बन पा रहा है, हमने कई बार प्रयास किया, आपने ऐसा बोला है, तो उसके लिए आपको एक बार दोबारा लिखना चाहिए। मैंने पत्र भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा बाकायदा कि अंत्येष्टि स्थल बनना चाहिए, उस तरफ भी बनना चाहिए। आपने इस तरफ तो देखा हुआ है, लेकिन वो भी अपने लोग हैं, वहां बनना चाहिए। लोगों में कास्टिज्म को लेके एक वो बैठा हुआ है मन में कि हम लोधी हैं या हम ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं। लोगों ने इन सारी चीज़ों को लेके एक संगठन भी खोल रखे हैं। कोई लोधी समाज चला रहा है, कोई यादव समाज चला रहा है। तो क्या हमको कास्ट वाइज डिवाइड रहना चाहिए या हमको यूनिटी रखनी चाहिए? एकता में ही बल है, मेरा मानना है। ठीक। और अगर हम हिंदू मुस्लिम जात पात पे लगे रहेंगे तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। किसी भी देश का, गांव का, जनपद का कोई विकास नहीं हो सकता अगर हम एक दूसरे से टूटते हुए रहेंगे। क्योंकि आप देखेंगे समाज में अलग अलग जाति के लोगों ने बहुत सारे संगठन बनाए, और वो संगठन सिर्फ इसलिए हैं कि शायद एक संगठन से किसी का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो भरण पोषण में इसलिए बोला कि जनता संगठन से जुड़ना चाहती है, किसी भी कास्ट का संगठन ले लीजिए, और उस संगठन का दायित्व क्या बनता है, कार्य क्या बनते हैं उसका दायित्व बनता है कि अपने समाज की सेवा करना। भाई सामाजिक संगठन किस लिए होता है? समाज की सेवा करने के लिए। और समाज की सेवा करने के लिए संगठन होता है। और जब समाज विपत्ति में हो और आप उसकी सुनवाई ना करें, और उसके बाद फिर आप कहें कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं उसका संगठन का, तो ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि संगठन अलग अलग कास्टिज्म के हैं यहाँ पे। आप देखेंगे क्षत्रिय महासभा अलग है, यादव महासभा अलग है, लोधी महासभा अलग है। ठीक। और वो ऐसा हो चुका है कि अगर लोधी को पीड़ा है तो क्षत्रिय नहीं आएगा, और क्षत्रिय को पीड़ा है तो लोधी नहीं आएगा, ब्राह्मण को पीड़ा है तो यादव नहीं आएगा, और यादव को पीड़ा है तो ब्राह्मण नहीं जाएगा। तो ये फूट जो है, फूट डालने की जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत गलत है समाज के लिए। किसी भी देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए वो बहुत गलत है।
अगर आप अलग अलग जाति की बात करेंगे और धर्मों की बात करेंगे तो वो बहुत गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप संगठित होकर चलेंगे तो कोई भी समाज, कोई भी धर्म आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आप, अच्छा, ये सारी चीजें हिंदुओं में ही क्यों हैं? लोग सिर्फ हिंदुओं में ही जातियां हैं क्या? भाई मुस्लिम्स में भी जातियां हैं, लेकिन लोग मुसलमान को मुसलमान कहते हैं, लोग ईसाई को ईसाई कहेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में ही ऐसा है कि वे क्षत्रिय हैं, वे यादव हैं, वे ब्राह्मण हैं, वे लोधी हैं, ये सब चीजें, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुसंख्यक है और इनको अलग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सारे हिंदू एकत्रित हो गए तो सबके ऊपर भारी बैठेंगे। तो उन्होंने बोला इनको जातियों में बांट दो, और वो जातियों में बांटने का जो उनका फार्मूला था वो बहुत तेजी से चल रहा है आजकल। जाति तो बांट ही दी उन्होंने, अब जाति के अंदर भी 4-4 संगठन खुल गए हैं। एक जाति में कम से कम 5-5 संगठन है। तो मैं आज बात करूँ, आपको बताऊं, हमारी जाति में ले लीजिए, हम लोधी जाति से हैं, लोधी राजपूत हैं। अब इस जाति में कम से कम 5-6 संगठन हैं, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब संरक्षक हो गए। जिसको जहां सम्मान नहीं मिला वो उसने संगठन खोल दिया। भाई जो पुराने संगठन जो चल रहे थे उनके साथ में लोगों को जुड़ा रहना चाहिए था। वो तो सामाजिक संगठन है, आपको संगठन बनाने की क्या जरूरत है? समाज तो आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने वोट के लिए अलग अलग संगठनों का निर्माण किया। लेकिन उन्हीं के समाज के लोग पिटते हैं, जब उनके साथ अन्याय होता है तो कोई संगठन खड़ा नहीं होता। अगर किसी कारणवश उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ बात हो जाए, तब सब संगठन एक एक करके वहां जाएंगे। सिर्फ किस लिए? सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए एक फोटो पोस्ट डाल देंगे कि सामाजिक संगठन हमारा यहां गया था, हमारे जिलाध्यक्ष वहां पहुंचे। लेकिन उनके लिए कोई कार्य नहीं करता। जो करंट टाइम की पॉलिटिक्स है, आपको ऐसा लगता है कि ये एक पावर का गेम बन गया या अभी भी इसमें सर्विस का इमोशन बाकी है? देखिए, पॉलिटिक्स तो पावर से ही चलती है, और अगर पावर नहीं होगी तो आपका जनप्रतिनिधि कुछ कर भी नहीं पाएगा। ये भी एक सच है। ठीक। अगर कोई जनप्रतिनिधि को पावर नहीं होगी क्या करेगा? पॉलिटिक्स और पावर दोनों का एक बहुत करीबी रिश्ता है। पब्लिक का आप ट्रस्ट कैसे जीतते हैं? क्योंकि जैसे इलेक्शंस का टाइम आया तो जो रूलिंग पार्टी में लीडर्स या पॉलिटिशियन हैं वो फील्ड पर आए और उन्होंने पब्लिक से जिस चीज़ की उन्हें प्रॉब्लम है उसका उन्होंने वादा कर दिया कि ये हम करेंगे। फिर जब वो रूलिंग पार्टी में जीते उसके बाद कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ तो पब्लिक का ट्रस्ट लूज़ हो जाता है। आप इस चीज़ पे कैसे काम करते हैं कि पब्लिक का ट्रस्ट भी बना रहे, उनके इशूज़ जो हैं वो रिजॉल्व भी होते रहें? देखिए, बहुत सारी पार्टीज जो हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो लोग सिर्फ चुनावी वादे करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्षेत्र में आप भी घूमते हैं, क्षेत्र में कितने लीडर्स एक्टिव हैं? कोई इलेक्शन के बाद कोई लीडर आपने एक्टिव देखा क्या? ठीक। कोई एक लीडर बताइए मुझे जो इलेक्शंस के बाद भी एक्टिव हो, जो क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के लिए आता हो। देखिए, खाना दावत खाने वाले बहुत हैं, दावत खाने के लिए सारे लोग जाते हैं। ठीक। लेकिन कोई ऐसा लीडर्स जो जनता की समस्याओं के लिए जाए, वो लीडर्स होने चाहिए। वही असली लीडर है जो बाद में भी अपने कार्य करते रहे, सामाजिक कार्य करते रहे। ठीक। भाई दावत खाने के लिए तो बहुत सारे बने हुए हैं। वो समाज सेवी आ रहे हैं, वो भाजपा नेता आ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी नेता आ रहे हैं, वो बसपा नेता हैं। ऐसे नेता नहीं चाहिए। जनता को अपने उस नेता के पास उस पर विश्वास रखना चाहिए जो आपकी समस्याओं के लिए खड़ा हो, जो आपके विकास की बात करे, जो क्षेत्र के विकास की बात करे। ठीक। उसके साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। आपने कैसे जीता पब्लिक का ट्रस्ट? देखिए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मुझे वोट दीजिए। मैं तो यहाँ पे जनता के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा था। ठीक। मैंने तो बोला कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद की दावेदारी कर रहा था, ठीक। मेरे अंदर जो विचार थे मैंने अपनी पार्टी से वो विचार साझा करे, मैंने पार्टी के नेताओं से साझा करे। भाई यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि पार्टी हमारा परिवार है,
हम तो भाजपा अपना परिवार लेके चलते हैं। अगर पार्टी ने किसी को टिकट दिया है और उस टिकट के तहत उनको लड़ा रहे हैं, तो हम सब साथ में उनको लड़ाएंगे। ठीक। तो उस टाइम पे जब पार्टी ने माननीय सांसद जी को टिकट दिया, तो हमने एक तरफा सबको सपोर्ट किया। हमने बोला कि नहीं, वो परिवार का हिस्सा है और हम हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो हम उन्हें जिताएंगे। तो हम लोग उसी तहत पे काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया आजकल के पॉलिटिशियंस के लिए पॉजिटिविटी देता है या नेगेटिविटी देता है? ये पॉजिटिविटी है। सोशल मीडिया से तो बहुत एक्टिव, मैंने बोला, लोगों को, युवाओं को भी जागरूक होने की जरूरत है। ठीक। सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, युवाओं को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। युवा जो सोशल मीडिया पे जो रील देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक्टिव कैसे हो, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उस सोशल मीडिया के तहत अपने लीडर्स को टैग करके कैसे डालें, ये समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं बना है, आप वीडियो बनाने के लिए या पिक्चर देखने के लिए नहीं बना है। सोशल मीडिया एक माध्यम बन चुका है अपनी बात को आगे तक पहुंचाने का। ठीक। सोशल मीडिया एक माध्यम बन चुका है अपने नेता को जगाने का। तो वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। मैं शुरू से, जब से मैं इस जनपद में तैयारी कर रहा था, मैं शुरू से लोगों को बोला कि जितने मेरे युवा साथी भाई हैं, आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधि को टैग करके बात को पहुंचाइए ना। आपके गांव की नाली नहीं बन रही तो नाली आपको माननीय सांसद जी थोड़ी ना बनवाने आएंगे। ठीक। आपके प्रधान को ही नाली बनानी है, तो आप उसको टैग करिए ना। आप उसको टैग करिए, उसको बताइए कि भाई ये नाली नहीं बन रही, इसकी ये फोटो लगाई। क्या सोशल मीडिया तो आज की डेट में तो सब कुछ, आप मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को टैग कर दीजिए, और अगर ना बन जाए आपकी 10 दिन में नाली तो मुझे बताइए। लोगों की समस्याएं लोगों को खुद ही बतानी पड़ेंगी। भाई एक बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, वहां आप कहते हैं सांसद ने काम नहीं किया, विधायक ने काम नहीं किया, हमारे ब्लॉक प्रमुख ने काम नहीं किया, प्रधान ने काम नहीं किया। ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों बताते हो आप लोग? आप ये मत बताइए कि इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने बोला ही नहीं उन्हें काम करने के लिए। आप जब ही बोलते हो जब वो इलेक्शन में आपसे बात वोट मांगने जाते हैं कि हमारे इधर नाली देखी टूटी पड़ी है। अरे 5 साल से कहां गए थे आप? अगर वो 5 साल में आप दिन भर मोबाइल चलाते हो, आज की डेट में तो डेटा फ्री है, तो डेटा फ्री है तो उसका इस्तेमाल करिए ना, सही दिशा में इस्तेमाल करिए। रील देख रहे हैं आदमी, रील देखने के लिए नहीं बना है। आप उसका सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो वो बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया एक माध्यम बन चुका है लोगों को जागरूक करने का, अपने दिशा को, अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट करने का एक जरिया है। पॉलिटिशियंस के लिए ये एक ब्लेसिंग्स है या फिर इसमें ये ट्रैप होते हैं पॉलिटिशियंस? क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस ग्राउंड पे तो अपनी एक अच्छी इमेज बनाते हैं, लेकिन बाद में क्या देखा जाता है, उनकी कुछ ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसका उनकी इमेज पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, अगर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो इनकी इमेज पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि नेता को समझने की जरूरत। आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात की, जहां देखिए जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, सीधी सी बात। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने कामों को गिना रहे हैं तो फायदे हैं, और अगर आप गलत काम करेंगे और गलत काम का भी प्रचार होगा ना उधर तक, तो वो नुकसान भी आपके लिए। तो गलत काम करना क्यों है? अब गलत काम करोगे, चाहे नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, सामान्य नागरिक हो, वो तो सभी के लिए नुकसान है ना। वो नुकसान तो सभी के लिए है। सोशल मीडिया के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। उसकी हर चीज का अपना फायदा, अपना नुकसान है। कभी ऐसा हुआ है आपको किसी चीज़ की वजह से ट्रोल किया गया हो या फिर क्रिटिसिज्म आपने फेस किया हो? नहीं, मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ इस जनपद की जनता को कि आज तक जितना सपोर्ट दिया है जनता वासियों ने, उतना सपोर्ट मुझे कभी, मतलब मुझे महसूस भी नहीं हुआ था कि शायद इस जनपद में मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा। ठीक। लेकिन मैंने कोई भी आवाज उठाई, मैंने एक आवाज उठाई थी एयरपोर्ट के लिए। ठीक। इस जनपद में एयरपोर्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट से बहुत सारे चीजें इस जनपद में चेंज होंगी, इंडस्ट्री आएंगी, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे आके, तो क्षेत्र में विकास होगा। ठीक। और क्षेत्र में विकास के लिए बहुत जरूरी है पहले बुनियादी सुविधाएं होना। तो आपके क्षेत्र में अगर एयरपोर्ट होगा, अच्छी रेलगाड़ियां आएंगी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकते हैं जल्दी, आसानी से। अब मान लीजिए दिल्ली से कोई आदमी आ रहा है, उसको 6 घंटा लग रहा है यहाँ पे आने के लिए, तो क्यों आएगा आपके इधर भीड़ में? अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश होते होते बचा यहाँ पे।
तो लोग आना चाह रहे हैं आपके जनपद में, लोग इंडस्ट्रीज आना चाह रहे हैं। अब जैसी छोटी मोटी जो घटना हो गई उसमें क्या है, लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है, राइट। क्यों नहीं मरम्मत कराई जा रही है, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? सब कुछ है, लेकिन यहाँ के जो जिला प्रशासन है, आपका जनप्रतिनिधियों के अंदर जो इच्छा शक्ति है वो थोड़ी कमजोर सी है। कमजोर इसलिए कि आपको पता है कि आपके इधर एक ही हवाई पट्टी है, तो उसके लिए आपके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, आपको बजट की व्यवस्था करनी चाहिए, आपको उसको संभाल कर रखना चाहिए। ठीक। आपको पता है कि मेरे पास एक ही बोट है, इसी बोट से मैं गंगा की नदी पार करूंगा, आऊंगा जाऊंगा, तो उसमें रख रखाव तो सही होना चाहिए ना। कोई एक छेद हो गया तो डूब जाएगी बोट, वही कार्य हो रहा है वहां। लोगों ने बताया कि वो पट्टी, हवाई पट्टी सही नहीं थी, रनवे उसका सही नहीं था, उसकी वजह से वो क्रैश होते होते बचा है। तो अगर मान लो वो तो बाल बाल बच गए इंडस्ट्री, अगर कोई हादसा हो जाता तो यहां कोई आता कभी जीवन में? कोई नहीं आता। इस जनपद में मैं आपको बताऊं, कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत करने चाहो आप, तो उसको में कोई ना कोई रोक लगा दी जाती। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? मैं बता देता हूं, यहाँ का गंगा एक्सप्रेस वे था। गंगा एक्सप्रेस वे फरुखाबाद होते हुए जाना था, गंगा के किनारे किनारे उसको लाइन दी गई थी, ठीक। लेकिन उसको शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में ले गए। क्यों ले गए? बताया गया कि यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है। लोगों ने बताया यहाँ की मिट्टी में क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ बन नहीं पाएगा एक्सप्रेस। अब समझिए, जो एक्सप्रेस गंगा के लिए ही डिजाइन किया गया था वो सब गंगा नदी से आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की गंगा कुछ अलग गंगा थी, तो ये बता दिया गया कि यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं, इसलिए नहीं बन पाएगा। चला गया एक्सप्रेस वे यहां से। ऐसे ही यहां का एयरपोर्ट का हाल है। मैं आपको बता दूं, ये यहां के लोग जब तक अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तब तक यहां कुछ नहीं होने वाला। यहां के लोग, अभी एयरपोर्ट की बात चल रही है, सारे लोगों ने संस्तुति करी है उसके लिए, एयरपोर्ट के लिए मांग करी है। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं को एक बार बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने उनको बोला कि मैंने सभी जनपद के जितने जनप्रतिनिधि हैं और सभी दलों को ये आवाज उठानी चाहिए। मैं भाजपा को, तो मैं भाजपा वाला अकेले नहीं चलेगा फ्लाइट में बैठ के यहां से दिल्ली, भाई समाजवादी पार्टी के लोग भी जाएंगे, बसपा के लोग भी जाएंगे यहां से। तो मैंने बोला सभी दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को ये आवाज उठानी चाहिए कि फरुखाबाद को एयरपोर्ट की व्यवस्था दिलानी चाहिए। और प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, उसके तहत यहाँ पे घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए। सभी लोगों ने आवाज उठाई है, और आवाज उठाने का फायदा ये मिला है कि उसके लिए उसमें जमीन अधिग्रहण के लिए सारी चीजें बोल दी गई। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बताया कि जितनी जमीन की आवश्यकता है उसमें कुछ 100-200 मीटर कम पड़ रही है, जबकि इंडिया में ये जो रनवे है 1200 कुछ 35-34 का मीटर का है लमसम। इससे छोटे छोटे रनवे भी हैं इंडिया में जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट में है, लेकिन इतनी दूरी उसके रनवे के लिए, इतनी दूरी के लिए लोगों को ये बता दिया गया है कि ये रनवे यहाँ पे सुटेबल नहीं रहेगा। जबकि आप देखेंगे पूरे मोहम्मदाबाद पट्टी में पूरा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। आप उसको 1500 मीटर का 1600-1800 मीटर ले जाइए, 2200 मीटर ले जाइए, बढ़ा सकते हैं, लोगों की जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं। हाईवे कैसे बनते हैं? लोगों की जमीन अधिग्रहण नहीं करते हैं आप लोग क्या? तो लेकिन सरकार और जनता को मूर्ख बनाने का इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है यहाँ पे। सरकार, यहाँ के जो लोग हैं उनको मूर्ख बनाने का ये कार्य किया जा रहा है। अभी लोगों उनको बताया गया कि यहाँ पे जमीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इसके लिए ये एयरपोर्ट का निर्माण यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए जमीन देखी जा रही है, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ ये जमीन इनको मिलेगी नहीं यहाँ पे। ये बता दें कि वो जमीन का मिट्टी अच्छी नहीं थी, एयरपोर्ट बन नहीं सकता था, हवाई जहाज उतरेगा वो गिर जाएगा, और वो कहीं ना कहीं चला जाएगा यहाँ से। क्योंकि वो इसलिए चला जाएगा, वो चला भी जाता अब तक, मैं आपको बताऊं, वो इसलिए चला जाता, बरेली में एयरपोर्ट बना हुआ है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ठीक। बरेली से शाहजहांपुर की दूरी कुछ मेरे हिसाब से 60-70 किलोमीटर की है। शाहजहांपुर में वो एयरपोर्ट बन नहीं सकता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि शाहजहांपुर के बॉर्डर में वो एयरपोर्ट जा सकता है, वो हरदोई में जा सकता है। लेकिन फरुखाबाद की जनपद को एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको आवश्यकता ही नहीं एयरपोर्ट की। वो तो जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, उन्हें तो इन्हीं डिग्गा मार बसों पे लटक के जयपुर जाना है, भले ही किराया आप 1000 रुपये बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें।
अभी तक के आप अपने एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा कौन से लीडर से आपने अपनी इंस्पिरेशन ली है? अगर आप ऐसा देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग लीडर्स हैं ठीक। इस भारत में, इस महान भारत में। ऐसे ऐसे लीडर्स हुए हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। ठीक, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, आदरणीय मोदी जी को देख लीजिए, आदरणीय नितिन गडकरी जी को देखिए, आप योगी जी को देखिए, ठीक। बिहार में नीतीश कुमार जी को देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए। तो ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए इतना डेवलपमेंट किया है, वो मैं गिनवा भी नहीं सकता आपको। मैं बताऊं, थोड़ा थोड़ा बताता चलूं सबके बारे में। उत्तर प्रदेश की जो सुशासन व्यवस्था है, एक तरीके की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, योगी जी ने एकदम टाइट करके रखी हुई है। कोई क्राइम नहीं है। ठीक। ऐसा मैं आपको बताऊं, ये व्यवस्था अगर नहीं होती इन 10 सालों में, तो बिहार से भी ज्यादा बदतर राज्य बनता हमारा। इतना क्राइम बढ़ चुका था। ये योगी जी ने करके दिखाया। लोग बोलते हैं कि हमारे राज्य में भी योगी जी से ऐसा कोई आ जाए। अभी मैं कुछ दिन पहले बिहार इलेक्शन पे था, तो लोग कह रहे थे हमारे इधर भी योगी जी से ऐसा कोई आ जाए तो यहाँ भी सब सही हो जाए। लेकिन जैसा हम लोग सोचते हैं बिहार के बारे में, बिहार ऐसा नहीं है। बिहार डेवलप्ड हो चुका है। बिहार में इन 20 सालों में इतना तरक्की हुआ है एनडीए सरकार में कि हम उसको मतलब इतना बयां भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ से जा रहा था, रास्ते में लोगों ने रोका मुझे। ठीक। बोले कि अरे कहाँ जा रहे हो बिहार में? बिहार तो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ तो गुंडागर्दी है, ये है वो है, और कहाँ जंगल में जा रहे हो यार? मैं बोला नहीं नहीं, जाना तो है ही, पार्टी का कार्य करने के लिए जाना है। हम जब बिहार के यूपी से, पूर्वांचल से जब उतरे बलिया होते हुए और बिहार के अंदर हमने एंटर किया, तो हम पटना शहर कब पहुंच के पता नहीं चला। और जब हम पटना पहुंच रहे थे तो हमें नहीं लगा कि हम पटना में पहुंच रहे हैं कि दिल्ली में पहुंच रहे हैं या मुंबई को क्रॉस कर रहे हैं। इतना डेवलप्ड शहर है वो। जो हम पिक्चरों में और सीरीज में देखते हैं बिहार का पिछड़ा क्राइम, ऐसा नहीं है बिहार। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा बनाया गया है। उसके जो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, मुझे नहीं लगता कि वो 100 साल 200 साल चलेगी। उस क्वालिटी के हिसाब से बनाया गया। उसका एक रिवर फ्रंट मैंने देखा, लोग यहाँ पे बांध नहीं बना पा रहे हैं, वो इन लोगों के लिए उन्होंने रिवर फ्रंट 25 किलोमीटर का बना के दिया है। और मुंबई का रिवर फ्रंट उससे छोटा पड़ गया। आदरणीय फडणवीस जी आए थे अभी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने तारीफ करी, बोला ये तो हमसे भी बड़ा है, वहां क्या बना के दिया आपने। मतलब इतने जो कनेक्टिंग ओवरब्रिज जो रहेंगे वो किसी शहर में नहीं है जितने अकेले पटना में थे। ठीक। एक ओवरब्रिज से जुड़ा हुआ, दूसरा ओवरब्रिज उधर से निकला हुआ, तीसरा ओवरब्रिज, इतने ओवरब्रिज कहीं है ही नहीं। ऐसा डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट तो है ना। आज की डेट में विपक्ष वाले भी नीतीश कुमार की बुराई नहीं कर रहे हैं। ठीक। वो भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं, क्योंकि वो उस इंसान ने डेवलप करके दिया अपना बिहार को। अगर मैं बिहार से लौट के आता और मुझे यहाँ तकलीफ होती तो मैं आपको बताता कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कुछ भी नहीं है, रोडें नहीं सही हैं, रोडें नहीं सही है, A to Z चीज है। मतलब जो चीज देख रहा था मैं, वहां के लोगों से मैंने बात किया, लोग मुझे बोले कि यहाँ पे इतना प्रधानों को इतना बजट है कि किसी की सड़क छूटनी नहीं चाहिए। अगर किसी ने बोला मेरे गेट के सामने छोटा सा खाली इंसान बड़ा है, उसको भी RCC दे दो, बोला CC रोड दे दो, उसको मिल जाएगी आपको, तुरंत संशोधन कर दे। जैसे गडकरी जी हैं, उनके अंडर में NHAI आता है, तो सपोज करते हैं उन्होंने एक हाईवे बनवाया, उसके लिए हायर किए कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो जो करप्शन मेन होता है वो होता कहाँ पर है? देखिए, गडकरी जी के डिपार्टमेंट में जितना कार्य हुआ है इस सरकार में, मुझे नहीं लगता किसी और डिपार्टमेंट में वो कार्य हुआ है। क्योंकि आप, मुझे नहीं पता कितने राज्यों में घूमे, क्या किया है, लेकिन मैं महीने में कम से कम 6-7 राज्य तो घूम ही लेता हूँ बाय रोड। तो कनेक्टिविटी जो इतनी अच्छी बना दी है उन्होंने, मतलब आप बरसों से देखेंगे, एक GT रोड हुआ करता था अपना,
बेवर से जो कनेक्टिंग वाला जीटी रोड है, वो जीटी रोड बरसों से टूटा पड़ा हुआ था, मरम्मत तक नहीं होती थी। मेरी कई गाड़ी डैमेज हुई है उस टाइम पे, जब ये पुराना जीटी रोड पड़ा हुआ था आज से 10 साल पहले, जब सरकार में नहीं थे, कांग्रेस सरकार थी, वो मरम्मत तक नहीं कराती थी। उन्हीं सड़े हुए रोडों पे चलने के लिए हम लोग मजबूर थे। ठीक। आज वो एक यमुना एक्सप्रेस वे पहले बना हुआ था मायावती जी की सरकार में, उसके बाद आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया अखिलेश जी की सरकार में, उसके बाद हमारा नितिन गडकरी जी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। ठीक। आज की डेट में मैं एक्सप्रेस वे से नहीं जाता हूँ, पहले सालों से मैं एक्सप्रेस वे से जाता था, लेकिन अब गडकरी जी के एक्सप्रेस वे से जाता हूँ, जो इन्होंने जीटी रोड का निर्माण किया। क्या टॉप क्लास व्यवस्था के साथ निर्माण किया, और कोई पैचेस नहीं है, कहीं कहीं गड्ढे नहीं है। ठीक। कुछ जगह पे आपने जो बात रखी है मैं बताऊंगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जैसे हमारी सरकार में बना है, उस एक्सप्रेस वे को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है, वो सही बनाया गया है। खराबी है अलग अलग डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, ठीक, ओवरलोडिंग की समस्या है। वहां से आने वाला गिट्टी और मोरम हजारों की तादाद में एक ट्रक निकलता है चित्रकूट बांदा वाले हाईवे से, और वो ट्रक उस पर चलता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। इलीगल क्वांटिटी 20 टन पास है, 25 टन 30 टन 35 टन लेके जा रहे हैं, कोई नहीं पकड़ रहा है। ठीक। तो उसकी वजह से रोड खराब होते हैं। रोड की जो कंस्ट्रक्शन की जो क्षमता है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं कि भाई इतनी क्षमता के मुताबिक ही रोड बनेगा। अब जो पांचलघाट का पुल है, अब उसकी एक मियाद है, 50-55 साल के लिए बनाया गया है। ठीक। लगाए जा रहे हैं, मरम्मत करे जा रहे हैं, सालों चलती रहती है मरम्मत, कोई कारण नहीं हो रहा है। पिछली बार एक पत्रकार ने पूछा कि भाई मरम्मत इतनी बार हो चुकी है, अब कौन सी मरम्मत कर रहे हैं? बोले इस बार भाई साहब केमिकल से कर रहे हैं। उसे बोला कौन सा केमिकल लगा रहे हैं? बोले केमिकल तो मुझे पता नहीं, साहब ने दिया हुआ है। बोले आप क्या हैं? बोले हम इंजीनियर नहीं, हम तो सुपरवाइजर हैं। बोले इंजीनियर है ही नहीं कोई। मरम्मत हो रही है, वो डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं किसी को नहीं पता। मरम्मत हो रही है, पैसा खर्च हो रहा है, सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं लोग, लेकिन मरम्मत ही चल रही है। मैंने उसको लिखा कि इसको पुनर्निर्माण क्यों नहीं कर सकते? इसको पैडलर में एक और पुल दे दिया जाए। भाई एक पुल है हमारे पास, एक और पैडलर में पुल दे दिया जाए तो उसके लिए एक नए पुल का निर्माण हो जाएगा। उसको पैडलर में दे दीजिए, उसके ऊपर हाइट से दे दीजिए। ठीक। आपको बताऊं, आप अभी बिहार में था, डबल डेकर पुल है वहां, नीचे ट्रेन चल रही है, नीचे नदी बह रही है, फिर ट्रेन चल रही है, फिर ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। वो बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है। जहाँ जो सिंगल पुल है पहले उसी भी चल लो सही से। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और बिहार को हम लोग पिछड़ा बोलते हैं। बिहार को पिछड़ा बोलते हैं वहाँ ऐसे ऐसे। और बिहार तो नदियों से घिरा हुआ है, यहाँ तो पूरा सब कुछ समतल है, जो चीज बनाओ वो बन जाएगी। जैसे एयरपोर्ट का मैंने बताया आपको, बहुत जल्दी आपको खबर सुनने को मिलेगी किसी और जनपद में चला गया, यहाँ जमीन सही नहीं थी। यहाँ जमीन सही नहीं, यहाँ के नेता सही नहीं है, यहाँ के लोग सही नहीं, जो आवाज उठाएं वो जरूरी है। समाजवादी पार्टी के एक लीडर अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि बीजेपी वाले हैं वो दुर्गंध फैलाते हैं, इसलिए वो गौशालाओं का निर्माण कर रहे हैं, और जो समाजवादी वाले हैं वो सुगंध फैलाते हैं, इसलिए वो परफ्यूम इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। देखिए, यदुवंशी होने के नाते उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यदुवंशी जो है, अब वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि गाय उनके लिए क्या महत्व रखती है, और उसके नाते मेरे लिए क्या महत्व रखती है ये मैं बेहतर समझता हूँ, और हमारी पार्टी बेहतर समझती है। थैंक यू विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।